नमस्कार साथियों। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों समास। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ रहे हैं समास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। समास, सबसे पहले हम लोग जानेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, समस्त पद। संक्षेप, समस्त पद, असंपूर्ण पद, असमासिक पद। तो चार शाब्दिक अर्थ है दोस्तों समास का। तो पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे संक्षेप क्या होता है ना। संक्षेप क्या होता है? संक्षेप मतलब शॉर्टकट। जैसे एक उदाहरण देते हैं, बिना धन वाला, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? एक शब्द में शॉर्ट में निर्धन, इसको कहते हैं संक्षेप। अब दूसरा हुआ दोस्तों समस्त पद। समस्त पद क्या होता है दोस्तों? जहां एक शब्द और एक शब्द मिलकर एक समस्त पद बनाता है। जैसे माता और पिता, ये भी माता एक शब्द है और पिता भी एक शब्द है। ये दोनों क्या हुआ दोस्तों? माता पिता एक साथ बोलेंगे तो ये क्या हुआ? एक समस्त पद हो गया। ये माता पिता एक द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, उसको मैं बाद में बतलाऊंगा द्वंद्व समास क्या होता है। अब दूसरा जानने का प्रयास करेंगे संपूर्ण पद। संपूर्ण पद किसे कहते हैं दोस्तों? जहां एक पद और एक पद मिलकर एक संपूर्ण पद बनाता है, मतलब दो पद मिलकर एक संपूर्ण पद बनाता है, उसको कहते हैं संपूर्ण पद। जैसे उदाहरण में हिमालय। तो हिमालय में हिम क्या दोस्तों? बर्फ होता है, और आलय का मतलब घर होता है। तो इसको मिलाकर हम क्या कहेंगे? बर्फ का घर। और एक होता है हिमालय, एक पर्वत होता है, दो होता है दोस्तों। तो इस तरह से हिम एक पद है और आलय एक पद है, तो दोनों मिलकर एक संपूर्ण पद बना रहा है दोस्तों हिमालय। जैसे चिड़ियाघर है, तो चिड़िया होता है और एक घर होता है, चिड़िया का घर। और एक होता है जू वाला, चिड़ियाघर जू, जिसमें बहुत सारा जानवर रहता है, उसको बोलते हैं जू। चिड़ियाघर उसको भी बोलते हैं। तो इसी तरह एक दो पद मिलकर एक संपूर्ण पद बना रहा दोस्तों, इसलिए इसको संपूर्ण पद कहते हैं। दूसरा हुआ समासिक पद। समासिक पद में क्या आएगा दोस्तों? जैसे जहां एक शब्दांश और एक शब्द हो, उसे कहते हैं समासिक पद। समासिक पद में जहां शब्दांश, जैसे निर्धन है और आजन्म है, तो निर्धन में क्या है दोस्तों? नी एक उपसर्ग है और आजन्म में आ एक उपसर्ग है। ये दोनों क्या है दोस्तों? ये नी और आ, ये दोनों एक शब्दांश है। और शब्द में एक शब्द, जैसे जन्म एक शब्द है और धन एक शब्द है दोस्तों, तो इसको कहते हैं समासिक पद। ये पूरा मिलकर एक समासिक शब्द बना रहा है और एक शब्द बना रहा है, निर्धन और आजन्म। तो इस तरह से समास का शाब्दिक अर्थ हुआ दोस्तों संक्षेप, समस्त पद, असंपूर्ण पद, असमासिक पद। परिभाषा में यहाँ चार लिखे दोस्तों। आप लोगों ने सोचे होंगे कि ये चार स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप चाहे तो ये चार स्टेटमेंट से किसी को भी परिभाषा मान सकते हैं, मगर ये पूरा जानकारी है दोस्तों। कहीं बुक में पूरा नहीं लिखा हुआ रहता है, एक ही चीज लिखा हुआ रहता है। हम यहाँ आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं, ये चारों परिभाषा है दोस्तों। जहां एक शब्द और एक शब्द मिलकर समासिक पद बनाए, उसे भी समास कहते हैं। दूसरा, एक शब्द और एक शब्द मिलकर समस्त पद बनाते हैं, उसको भी समास कहते हैं। एक पद और एक पद मिलकर संपूर्ण पद बनाते हैं, उसको भी समास कहते हैं। दो से अधिक पदों का योग को समास कहते हैं, ये भी परिभाषा है दोस्तों। आप लोगों ने अधिकतर ये वाला शब्द पढ़े होंगे, जहां दो से अधिक पदों का योग हो उसे समास कहते होंगे। तो ये भी सही है, चारों स्टेटमेंट सही है, मगर हम यहाँ बदलाना चाहते हैं दोस्तों। ये आपस में समास का एक संपूर्ण नोट से परिभाषा चारों है। ऑनलाइन अधिकतर आजकल ऑनलाइन एग्जामों में आपसे पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट देके पूछा जाता है कि ये सही है कि नहीं, जहां एक शब्द और शब्दांश मिलकर एक समासिक पद बनाते हैं कि नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑनलाइन में अधिकतर ऐसा पूछा जाता है। तो हम आपको बदलाना चाहते हैं, दो से अधिक पदों का योग को समास करता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये कौन सा आता है दोस्तों? ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि आप लोगों को समास का शाब्दिक अर्थ और ये चार परिभाषा जो लिखे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इससे हम आगे और बढ़ते हैं। इसके आगे देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कुल समास के कितने भेद है, तो कुल समास के 6 भेद है, और कहीं आपने देखा होगा कि समास के 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद वो कैसे होते हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। जैसे कर्मधारय समास है और ये द्विगु समास है। तो कर्मधारय समास में दूसरा द्वितीय या बाद वाला या उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। अब इसमें द्विगु समास में भी पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या है? प्रधान हो। जहाँ दूसरा पद मतलब सेकेंड वाला पद जो होता है, दोनों में, कर्मधारय में और द्विगु समास में दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसलिए इसको हम ये दोनों कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष के अंदर गिनती करते हैं, तो हमारे पास ये 4 समास के भेद हो जाते हैं। जैसे कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास में, ये तीनों समास में आप देख रहे होंगे कि द्वितीय पद जो होते हैं प्रधान होते हैं।
द्वित है, द्वित मतलब या दूसरा या बाद वाला, ये हम लोग एक ही मानते हैं। ये पद प्रधान होता है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद, और इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसलिए हम लोग दोनों को, कर्मधारय को और द्विगु को, दोनों को मिला के हम लोग तत्पुरुष में पढ़ते हैं। इसलिए हमसे पूछा जाता है समास के भेद 4 होता है, इस कारण से। अगर हमसे पूरा पूछेगा, अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, अगर 6 दिया हुआ तो 6 मानेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में कभी कभी वहाँ 4 दिया हुआ रहेगा तो 4 मानिएगा, अगर 6 दिया हुआ रहेगा तो 6 मानिएगा, अगर 6 दिया हुआ रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा और 7 रहेगा तो 6 लिखिएगा, और जहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा 6 में वहाँ 4 लिख के आइएगा दोस्तों। तो हम बदलाना चाहते हैं, पहला अविभाज्य समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, पांचवा तत्पुरुष समास, और पांचवा है बहुब्रीहि समास। तो अविभाज्य समास में क्या होता है, पहला या प्रथम या पूर्व, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। पूर्व, अपभ्रंश भाषा में पूर्व का मतलब होता है पहला, तो इसमें क्या होता है, पहला पद समास प्रधान होता है। और दूसरा द्वंद्व समास में पहला और दूसरा या प्रथम या द्वित या पूर्व उत्तर पद प्रधान होता है, उसमें दोनों शब्द प्रधान होता है। जैसे द्वंद्व समास का एग्जांपल देते हैं, माता पिता, माता भी प्रधान हो रहा, पहला शब्द है, पद है, दूसरा पिता भी, ये क्या है, दोनों पद है। तो दोनों पद में माता भी प्रधान हो रहा है, पिता भी प्रधान हो रहा है। जैसे लड़का है और लड़की है, तो लड़का भी प्रधान है, लड़की भी प्रधान है। अब जैसे मान लेते हैं अविभाज्य समास में निर्धन हो गया, निर्धन में नी आ गया, उपसर्ग है, तो उपसर्ग में बस हम लोग को प्रधान पड़ रहा है और धन में नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हमारा ये पहला पद में प्रधान हुआ। और द्वंद्व समास में पहला दूसरा दोनों हो गया। जैसे उपदान, उपवन, ये उपवन में अविभाज्य समास में उपवन हो गया दोस्तों, इसमें उप का प्रधान मिल रहा, वन का नहीं प्रधान मिल रहा। और द्वंद्व समास में जैसे लड़का लड़की जितने भी विलोम शब्द आते हैं वो भी द्वंद्व समास में आते हैं। तो हम इसको अभी बस शॉर्टकट में बतला रहे हैं, उसके बाद हम लोग हर एक भेद का अलग अलग से हम लोग क्लास करेंगे, क्लासीफाई करके बतलाएंगे आपको। जैसे कर्मधारय समास, इसमें दूसरा या द्वित या बाद वाला या उत्तर वाला, उत्तर का मतलब भी होता है दूसरा वाला, सेकंड नंबर। उत्तर मतलब अपभ्रंश भाषा में उत्तर को, दूसरा नंबर को उत्तर बोलते हैं, मतलब सेकंड नंबर को पहला पूर्व मानते हैं, उत्तर मतलब दूसरा नंबर मानते हैं। अपभ्रंश भाषा ये लिखा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं बाद वाला। मतलब द्वित तो जो शब्द रहेगा वो प्रधान होगा। जैसे चाय वाला, चाय वाला क्या हो गया, चाय वाला कर्म उसका बनाने वाला का धार्य, मतलब कर्म मतलब होता है कार्य, और धार्य मतलब करने वाला, बोध हो, जो करने वाला आता है उसको बोलते हैं धार्य। तो कर्मधार्य में जैसे उसका उदाहरण देते हैं, कर्मधार्य में जैसे हो गया चाय वाला, पान वाला, पान कौन बना रहा है, पान वाला बना रहा है, बनाने वाला को कहते हैं पान वाला। तो इसलिए यहाँ कर्म जो धार्य कर रहा है उसको, तो पान वाला में हो गया वाला, ये क्या हुआ, उसका प्रधान बन रहा है दोस्तों, इसलिए उसको कहते हैं कर्मधारय में दूसरा पद का प्रधान होता है। अब तीसरा चौथा होगा द्विगु समास। द्विगु का मतलब होता है संख्या, द्विगु का उसका मतलब होता है संख्या हिंदी में। तो द्विगु में होगा दोस्तों क्या, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, और दूसरा पद की प्रधान हो, दूसरा पद भी प्रधान होगा। उदाहरण में आपको देते हैं दोस्तों, चौराहा, चौ जो कर रहे हैं, चौ मतलब चार राहों का मिल को ये कहते हैं 4 राह, जहाँ चारों रास्ता आके मिलता है उसको कहते हैं चौराहा। तो इसमें हमारा पहला पद है चौ मतलब 4 होता है, तो इसका मतलब हम लोग समझ में आ रहे हैं कि पहला पद क्या हुआ, संख्यावाची हुआ, राह हुआ, दूसरा पद हुआ राह मतलब रास्ता, इसलिए उसको कहते हैं चौराहा। तो ये हमारा आएगा दोस्तों द्विगु समास में। दूसरा पांचवा आएगा तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में भी हमारा क्या होगा दोस्तों, दूसरा या द्वित पद प्रधान होगा दोस्तों। छठा में बहुब्रीहि समास, जहाँ पहला व दूसरा व गौण हो, मतलब पहला पद या दूसरा पद, गौण का मतलब होता है छिपा हुआ ना, वह छिपा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मगर कोई तीसरा पद का मुख्य होगा, उसका कोई तीसरा पद का प्रधान होगा। जैसे सडानन, सडानन कौन है, सडानन कार्तिक को कहते हैं, पार्वती जी का बेटा को, जो चोरों का भगवान माना जाता है उसको कहते हैं कार्तिक। तो सडानन मतलब 6 सिर वाला को बोलते हैं सडानन। तो जैसे दशानन हो गया, 10 सिर वाला कौन थे, रावण थे। तो दशानन में हमारा हो गया दोस्तों 10 अन्न, जिसका 10 सिर हो, तो उसमें हम पहला और दूसरा का प्रधान नहीं दे रहे हैं, 10 सिर वाला का प्रधान नहीं दे रहे हैं, हम प्रधान दे रहे हैं रावण को, मतलब हम रावण को कहना चाह रहे हैं। तो रावण का विशेष से बतला रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ कौन हुआ,
पहला ना दूसरा पद का कोई ये इस मतलब नहीं रहा, हम तीसरा थर्ड पर्सन को मतलब पद मान रहे, उसको मुख्य मान रहे हैं, कोई तीसरा पद का मुख्य हो। तो रावण हो गया दोस्तों दशानन, ये हो गया गदाधर। गदाधर मतलब हनुमान जी को बोलते हैं, तो ये क्या होगा, गदा, जो गदा धरने वाला हो, गदा और धर दोनों का तो उसका हम नहीं कर रहे हैं, बात हो रहा हनुमान का, तो हम लोग तीसरा पद को प्रधान देते हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास में होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग एक एक करके ये भेद का अलग से पढ़ाई करेंगे, पूरा फुल जानकारी के साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला भेद है अविभाव समास है। तो पहला है समास का पहला भेद है अविभाव समास। तो हम लोग जानना चाहेंगे, ये पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं दोस्तों, अवयव प्लस भाव से बना है दोस्तों। अवयव का मतलब होता है अखर्च और व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो हम अवयव का मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं, वह शब्द जिसको हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में ना बदल सके उसको कहते हैं अवयव शब्द कहते हैं। जैसे यथा तथा, इसको हम यथे तथे नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बतलाते हैं धीरे धीरे को हम इसको कहीं नहीं बदल सकते, ये अपने आप में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आगे पीछे को हम कहीं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे हम लड़का लड़की को बदल सकते हैं, लड़का को लड़के कर सकते हैं, तो क्या हुआ दोस्तों, विकारी शब्द हुआ। अविकारी शब्द और विकारी शब्द, अविकारी शब्द वह शब्द है जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में ना बदले, उसको कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में बदले उसको कहते हैं विकारी शब्द। तो अविकारी शब्द का उदाहरण देते हैं, जैसे धीरे धीरे, आगे पीछे, साथ साथ, अभी अभी, जल्दी जल्दी, ये सब क्या हुआ दोस्तों, अविकारी शब्द हुआ। अविकारी शब्द में कौन कौन आएगा दोस्तों, जैसे यथा, भर तथा, आज, कल, अभी, तक, अब, अलग अलग, ये सब क्या दोस्तों अविकारी शब्द है। हम पहले जानेंगे कि खर्च होने या पाया जाने वाला शब्द कहते हैं अवयव शब्द। जैसे अवयव का 3 प्रकार का है दोस्तों, एक है उपसर्ग, दूसरा निपात और अवयव। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों उपसर्ग में। उपसर्ग में आ जो बदलता नहीं है दोस्तों, ये हो गया। आ एक उपसर्ग है और जीवन एक शब्द है, तो क्या हुआ दोस्तों आजीवन एक समासिक पद हुआ दोस्तों, तो इसलिए ये अवयव भाव समास हो गया। जैसे प्रति उपसर्ग है, परि उप यहाँ उपसर्ग है। अब इसके साथ वर्ष जोड़ दिए, प्रति के साथ जोड़ दिए वर्ष, तो प्रतिवर्ष हो गया। परि जोड़ आवरण, तो पर्यावरण हो गया। उप जोड़ वन हो गया, तो उपवन हो गया। ये क्या हुआ दोस्तों, अवयव भाव समास हो गया। अब यहाँ निपात भी उसको कहते हैं, निपात जो कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में ना बदले उस सब कहते हैं निपात। और अवयव का डिफिनेशन वही है, वो भी किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम किसी में नहीं बदलता है। जैसे यथा जोड़ शक्ति, तो यथा शक्ति हो गया दोस्तों ये समासिक पद, ये भी अवयव भाव समास में आएगा। भर और पेट, भर क्या दोस्तों यहाँ निपात है, भर तथा ये सब क्या है निपात है। ये अपने आप में सेम रहेगा, कभी नहीं बदलता। जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे यही इस्तेमाल करेंगे, ये कभी आपस में बदलेगा नहीं। जैसे तथा है, तथे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा को तथे ही जब भी इस्तेमाल करेंगे तथा ही करेंगे। भर को भरे नहीं कर सकते, भर ही करेंगे दोस्तों जब भी इस्तेमाल करेंगे। ये सब क्या है निपात है। तो यथा शक्ति, भर पेट, भर शक, तथा योग्यता, भर शक, भर पेट, यथाशक्ति, ये क्या हो गया दोस्तों अविभाज्य भाव समास हो गया। अवयव जो कि इसको हम बदल नहीं सकते हैं दोस्तों, आज कल, जैसे आज अभी, अब, अलग अलग, जब भी हम इसका आवर्ती करेंगे, जैसे दोस्तों अभी तक, अब तक, अलग अलग, ये सब क्या दोस्तों अलग अलग। यहाँ दोस्तों ये क्या है अविकारी शब्द है। जब भी हम अविकारी के साथ योजक चिन्ह के साथ देंगे तो अवयव भाव समास बनेगा, और विकारी शब्द के साथ अगर देंगे हम योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास का बनाएगा दोस्तों। जैसे आज, कल, अभी तक, अब तक, अलग अलग, ये दोस्त ये क्या हुआ दोस्तों आज, कल, अभी तक, अब तक, अलग अलग, यहाँ योजक चिन्ह दिए हैं। ये अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द जो कि ना बदलता है किसी संज्ञा सर्वनाम किसी विशेषण में, उसको कहता है अविकारी शब्द। तो ये सब दोस्तों अवयव भाव समास को बनाने का मुख्य 3 कारण होता है दोस्तों, उपसर्ग, निपात और अवयव। जहाँ ये तीनों मिल जाएगा दोस्तों, आप किसी भी शब्द में देखेंगे अगर ये तीनों मिलता है तो समझ जाइए अवयव भाव समास है। अब दूसरा स्टेटमेंट हम बदलाना चाह रहे हैं दोस्तों, जहाँ दूसरा क्या है, जहाँ अविकारी शब्द,
कि आवर्ती योजक चिन्ह के साथ होता अविभाव समास होता है। क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह के साथ जो ये वाला चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, ये है दोस्तों योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। तब हम यहाँ बोल रहे हैं अविकारी शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में ना बदले, जिसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, साथ साथ, अभी तक, ये क्या हुआ दोस्तों, अविभाव समास हुआ। जहाँ योजक चिन्ह लगाया ये सब अविकारी शब्द है, ये अविकारी शब्द है, इसलिए इसको अविभाव समास में मानते हैं। जैसे मान लेते हैं विकारी शब्द जो कि बदलता है, संज्ञा सर्वनाम बहुवचन में भी बदलता है, जैसे दिन और रात, यहाँ योजक चिन्ह दे रहे हैं तो ये द्वंद्व समास हो गया दोस्तों, क्योंकि ये दोनों अविकारी शब्द है दोस्तों। विकारी, दिन को हम दिने में भी बदल सकते हैं, बहुवचन में कर सकते हैं, रात को राते रात ये कर सकते हैं दोस्तों, बहुवचन में हाथ हाथे हाथ, हाथों हाथ, इसको बहुवचन में बदल सकते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द है। अगर विकारी शब्द के साथ योजक चिन्ह देंगे तो वो द्वंद्व समास बनाएगा, द्वंद्व समास बनाएगा। अगर हम विकारी शब्द को बिना योजक चिन्ह के साथ लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो अविभाव समास बनाएगा। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ये क्या हुआ दोस्तों, ये विकारी शब्द है, मगर इनके साथ हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अविभाव समास हो जाएगा। अगर यही चीज़ को हम योजक चिन्ह के साथ देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, ये द्वंद्व समास बन जा रहा है। ये क्या है, ये शब्द विकारी है, विकारी है, और ये अविकारी है दोस्तों, ये अविकारी है, ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के साथ योजक चिन्ह देते हैं, विकारी शब्द के साथ अगर योजक चिन्ह दे रहे हैं तो द्वंद्व समास बनाएगा। अगर योजक चिन्ह नहीं दे रहे हैं विकारी शब्द के साथ तो क्या बना रहा है दोस्तों, अविभाव समास बना रहा है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अभी हम और आगे स्टेटमेंट आप लोग बतलाना चाहते हैं दोस्तों अविभाव समास के अंतर्गत। पहला अच्छा से समझ लीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको बतलाना चाहते हैं। जो शब्द को हम अविकारी शब्द मतलब वही होता है जिसको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में उसको अपने आप से उसको बदल नहीं सकते, वो सेम जो शब्द रहेगा दोस्तों वही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, उसको कहते हैं अविभाव समास, अविभाव शब्द कहते हैं। अवयव का मतलब होता है दोस्तों खर्च, अवयव मतलब जो बदल ना सके, जो खर्च ना कर सके, उसको कहते हैं अवयव। तो अवयव हमारे पास यहाँ अविभाव समास में 3 प्रकार के हैं, उपसर्ग है, निपात है, अवयव है। तो ये तीनों में देख लीजिए दोस्तों, आजीवन है, प्रति है, परि है, पर्यावरण है, उपवन है। तो यहाँ क्या हुआ, उपसर्ग यहाँ लगा हुआ है, उपसर्ग 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 उपसर्ग, यहाँ भर तथा, भर भर तथा, यथा तथा, ये क्या हो दोस्तों, निपात हो गया। अवयव हो गया आज कल, अभी तक, अब तक, अलग अलग, जब भी आप इस्तेमाल कीजिएगा इसको, जब भी पुस्तक में देखिएगा यही पढ़िएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है अविभाव समास का पहला पद हमेशा उपसर्ग, निपात, अवयव में से कोई एक होगा। 3 में से में उपसर्ग, निपात या अवयव में से कोई एक होगा। तो हम जानना चाहेंगे, उपवन में उप है उपसर्ग, धीरे धीरे में धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, निपात, भर में क्या दोस्तों, अवयव हो गया। तो तीनों में से ये 3 उदाहरण लिए हैं हम अविभाव समास का। तीनों शब्द में से एक यहाँ उपसर्ग है, यहाँ निपात है, यहाँ क्या है, अवयव है। तो ये हुआ दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट, अवयव समास का पहला पद हमेशा उपसर्ग, निपात, अवयव में से कोई एक होगा। तो आप उसको समझ लीजिए कि अवयव भाव समास का उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आप देखिएगा अवयव भाव समास में कोई भी शब्द में उपसर्ग, निपात या अवयव होगा तो उसको आप समझ लिए अवयव भाव समास होगा। चौथा स्टेटमेंट है दोस्तों, अवयव भाव समास का उदाहरण पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द ना होकर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना होकर एक अन्य लिंग में या नपुंसक लिंग में होता है। जैसे उपवन, धीरे धीरे, भरपेट, इसका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, ये अन्य लिंग में है दोस्तों। तो ये 4 स्टेटमेंट हम आपको बतलाएं अविभाव समास को समझने का तरीका। हम पहला स्टेटमेंट को, और यहाँ हम आपको पहले बोले था अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको पहचानने के लिए। जैसे उपवन में उप क्या हुआ, उपसर्ग है, इसको ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रधान हम लोग पहला पद को दे रहे हैं, इसलिए ये हुआ दोस्तों अविभाव समास। तो अविभाव समास में हम आपको बतलाने का 4 स्टेटमेंट लिखे हैं दोस्तों
क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपसे स्टेटमेंट देकर भी पूछ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे वो बस शब्द देगा और छांटने के लिए बोल देगा, आपको स्टेटमेंट से भी पूछा जाएगा। तो ये 4 स्टेटमेंट हम आपको अविभाव समास का स्टेटमेंट बतलाएं जो कि काम आएगा दोस्तों। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों द्वंद्व समास। दूसरा नंबर में समास का भेद है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जहाँ दोनों शब्द प्रधान हो। पहला स्टेटमेंट क्या है? जहाँ दोनों शब्द प्रधान हो। जैसे में राजा रानी, शिक्षक छात्र, माता पिता, ये शब्द क्या है दोस्तों? राजा में भी प्रधान है पहला शब्द का, दूसरा शब्द का भी प्रधान है, दोनों शब्द का प्रधान हो रहा है दोस्तों, प्रायोरिटी दोनों का मिल रहा है। शिक्षक छात्र, शिक्षक को भी प्रधान दे रहे हैं और छात्र को भी दे रहे हैं, तो दोनों हो गया दोस्तों प्रधान में। पहला शब्द भी और दूसरा शब्द भी प्रधान हो, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे लाभ हानि, ये क्या होगा दोस्तों? पहला शब्द को भी प्रधान दे रहे हैं और दूसरा शब्द को भी। जय पराजय, सुंदर सुंदरी, पढ़ लिख, दोनों शब्द को प्रधान दे रहे हैं। ये जितना भी हुआ क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या दोस्तों? जहाँ दो शब्द के मध्य प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता हो। द्वंद्व का मतलब होता है दोस्तों जहाँ दो शब्दों के बीच प्रतियोगिता हो, जैसे कुश्ती, लड़ाई, कुछ भी हो, जहाँ ईर्ष्या हो, उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। तो जहाँ दो शब्दों के मध्य प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता हो, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे राम रावण के बीच युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। ये क्या हुआ दोस्तों? एक प्रकार से वो प्रतियोगिता था। राम रावण का लड़ाई क्या हुआ दोस्तों? सच्चाई की और लड़ाई क्या था? जो सच्चाई में था उसका जीत हुआ, तो प्रतियोगिता हुआ, लड़ाई हुआ था। भाजपा कांग्रेस का भी चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, प्रतियोगिता है। कृष्ण कंस, ईर्ष्या करता था कंस कृष्ण से, यहाँ भी युद्ध था। मोदी केजरीवाल, जब भी आएगा दोस्तों तो ये ऐसा में आएगा प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा में, प्रतिद्वंद्वता में, तो समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। ये तो मेरा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट में हम आते हैं दोस्तों विलोम शब्द में। जो भी विलोम शब्द है वो क्या है? द्वंद्व समास है। जैसे रात दिन, लाभ हानि, जय पराजय, ये भी क्या है? विलोम शब्द है। अब यहाँ राम रावण, ये भी विलोम है। राजा रानी, ये भी विलोम है। शिक्षक छात्र, ये भी विलोम है। और राजा रानी, जीजा साली, भाई बहन, माता पिता, ये भी क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास है। और ये सब विलोम शब्द है। तो जितने भी दुनिया में विलोम शब्द है, समझिए हुए द्वंद्व समास है। ये मेरा तीसरा स्टेटमेंट रहा। चौथा स्टेटमेंट है जहाँ विकारी शब्द के बीच योजक चिन्ह आए वो द्वंद्व समास है। हम आपको पहले ही बतला चुके हैं दोस्तों कि विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या है। तो एक बार फिर से बतलाना चाहते हैं। विकारी शब्द हुआ है जो कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में बदल सके, उसको कहते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का को हम लड़की कर सकते हैं, तो ये विकारी शब्द है। अपना, सुंदर को सुंदरी में कर दे रहे हैं दोस्तों, सुंदर को हम सुंदरी में बदल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? विकारी शब्द हुआ। पढ़ लिख, क्रिया, क्या हुआ? संज्ञा में बदल रहे हैं, सर्वनाम में, विशेषण, क्रिया, तीनों में हम लोग बदल रहे हैं दोस्तों, ये क्या हुआ? विकारी शब्द हुआ। चौथा मेरा 5वां स्टेटमेंट है संबंध बतलाने वाले शब्द को भी हम द्वंद्व समास में मानते हैं, गिनते हैं। जैसे राजा रानी, जीजा साली, भाई बहन, माता पिता, एक दूसरे को संबंध बतला रहा है दोस्तों। जीजा साली से, भाई बहन से, माता पिता से, राजा रानी से। और एक प्रकार से ये विलोम शब्द भी है, तो इसको कहते हैं द्वंद्व समास। मेरा छठा है दोस्तों विकारी शब्दों की आवर्ती हो। जैसे दिन, रात, लिख, माता पिता। जैसे पितरों है दोस्तों, पितरों ये एक द्वंद्व समास है। इसको पहचाने, पितरों का मतलब होता है माता पिता, इसलिए इसको हम द्वंद्व समास में मानेंगे। जब भी हम पितरों को लिखेंगे तो माता पिता ये होगा दोस्तों, द्वंद्व समास में आएगा। तो ये मेरा 6 स्टेटमेंट है दोस्तों, मेरा ये 6 स्टेटमेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए एक बार। जहाँ दोनों शब्द का प्रधान हो, जहाँ शब्दों के बीच प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता हो, जहाँ विलोम शब्द हो, जहाँ विकारी शब्द की योजक चिन्ह हो। ये जो योजक चिन्ह है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये योजक चिन्ह
अगर अविकारी शब्द में अगर योजक चिन्ह रहा दोस्तों, अविकारी में तो अविभाव समास होगा दोस्तों। संबंध बतलाने वाला छठा विकारी शब्दों की आवर्ती में हो तो इसको दिनों दिन रात रात, पितरों में माता पिता, लिख लिख, ये क्या हुआ, आवृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आवर्ती मतलब शब्द का रिपीट होना, दिन दिन रात रात, क्या दोबारा लिख रहे हैं, रिपीट हो रहा है, उसको कहते हैं आवर्ती। तो ये 6 स्टेटमेंट हुआ दोस्तों। अभी हम और आगे से 7, 8, 9, 10 हम स्टेटमेंट बतला रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। तो द्वंद्व समास का छठा स्टेटमेंट क्या है? छठा स्टेटमेंट है अर्ध आवृत्ति वाले शब्द। अर्ध आवृत्ति वाले मतलब शब्द मतलब क्या हुआ, यहाँ चाय वाय, तो यहाँ चाय की जगह में यहाँ वाह आ गया, रोटी की जगह में रो की जगह में वो आ गया, कपड़ा की जगह में क की जगह में वाह आ गया, भारत की जगह भा की जगह आ गया, तो दाल की जगह में वाह आ गया। तो क्या हुआ, अर्ध आवृत्ति हो रहा है, इसका आधा रिपीट हो रहा है, आधा रिपीट हो रहा है। यहाँ आए या आया, यहाँ टी, कपड़ा पड़ा, रत आल, यहाँ क्या हुआ दोस्तों, रिपीट हो रहा है, आधा रिपीट हो रहा है। चाय का वाह, यहाँ वाह हो गया, रोटी का ओटी हो गया, ये आधा रिपीट हो रहा है। भारत आरत, तो चाय वाय, रोटी वोटी, कपड़ा उपड़ा, भारत आरत, दाल वाल, ये क्या हो दोस्तों, अर्ध आवृत्ति हो रही है शब्दों की, इसको कहते हैं द्वंद्व समास। जहाँ ये शब्द मिलेगा दोस्तों आप लोगों को तो समझ आइएगा द्वंद्व समास। ठीक, चाय वाय, रोटी वोटी, कपड़ा उपड़ा। अब 7वां स्टेटमेंट है 2 से अधिक वाले शब्द के योग भी द्वंद्व समास कहलाते हैं। 2 से अधिक वाले शब्द वाले के योग को भी हम लोग द्वंद्व समास मानते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान, तन मन और धन, आन बान और सन। जैसे रोटी कपड़ा और मकान, तन धन मन और आन बान सन, ये हो गया दोस्तों जो 2 से अधिक वाले शब्द के योग। तो ये 2 से अधिक है, 3 शब्दों का ये हो गया, यहाँ 3 शब्दों का, वहाँ भी 3 शब्दों का योग है, तो इसको कहते हैं द्वंद्व समास। 8वां स्टेटमेंट है दोस्तों, जहाँ समास विग्रह करते समय और या वा का प्रयोग हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे रोटी कपड़ा और मकान, तन मन और धन, आन बन और शान, रणवीर या रणधीर, राम व लक्ष्मण। तो हम लोग यहाँ या वा और यहाँ और का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो गया दोस्तों, जहाँ समास विग्रह करते समय और या वा का प्रयोग करेंगे तो समझ जाइएगा द्वंद्व समास है। अब 9वां स्टेटमेंट में आते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरा 9वां स्टेटमेंट को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को छोड़कर सभी द्वंद्व समास है। जैसे 1 से लेकर 9 तक को हम छोड़, 1 से लेकर 10 तक को, फिर 20 को, 30 को, फिर 40 को, फिर 50 को, 60 को, 70, 80, 90 को छोड़कर ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। जैसे 11 है दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 10 और 1, 11 हो रहा है, 11 होते हैं तो और आ रहा है। 12 में 10 और 2, 12 हो रहा है, 10 और 3, 13 हो रहा है। तो ये शब्द क्या हुआ दोस्तों, द्वंद्व समास आ रहा है, ये सबको छोड़कर। जैसे 21, 20 और 1, 21, तो और का इस्तेमाल हो जा रहा है। 55 है, 50 और 5, 55 हो जा रहा है, और का इस्तेमाल कर रहे हैं। 90 और 8, 98 हो जा रहा है। 20 और 5, 25 हो जा रहा है। 20 और 6, 26 हो जा रहा है। इस प्रकार से जब भी अगर कोई आता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे 33, 3 और 3, 30 और 3, 33 हो जा रहा है। ये सब क्या दोस्तों, ये सब है द्वंद्व समास है। तो आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। द्वंद्व समास का 9 स्टेटमेंट हम आप लोग को बतलाएं दोस्तों कि द्वंद्व समास पहचानने का तरीका को। रोटी कपड़ा मकान, चाय वाय, रोटी वोटी, जहाँ ये शब्द क्या है, सब जितने भी यहाँ शब्द है द्वंद्व समास है। तो आपको, मुझे उम्मीद होगा दोस्तों मैंने आपको बतलाने का, जो समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कर्मधारय समास को। इसे तीसरा भेद है दोस्तों समास का, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब बात करते हैं कर्मधारय समास को। अभी तक हम आप लोगों को
अविभाव समास और दूसरा दमन समास बतलाए हैं। अब हम बतलाने जा रहे हैं तीसरा कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास का तीसरा भेद है। तो कर्मधारय, कर्म मतलब काम करने वाला, जो धारण करने वाला, धार्य मतलब धारण करने वाला है, कर्मधारय या कर्ता का बोध हो उसे कहते हैं धार्य। तो कर्मधारय मतलब काम करने वाला, कार्य करने वाला, जैसे चाय वाला, पान वाला, दूध वाला, स्वर्णकार वाला। स्वर्णकार रहता है दोस्तों। जो दूध बेचने वाला क्या है तो उसको दूध वाला, पान बेचने वाला क्या कहते हैं दोस्तों, पान वाला, चाय वाला को क्या कहते हैं, चाय बेचने वाला को चाय वाला। तो जो चाय बनाता है उसको चाय वाला कहते हैं, जो पान बनाता है उसको पान वाला बोलते हैं, और जो दूध वाला, जो दूध निकालता है गाय से और बेचता है उसको दूध वाला कहते हैं। स्वर्णकार जो सोना का कारोबार करता है उसको कहते हैं स्वर्णकार। तो जो इसमें कर्मधारय कर रखा है दोस्तों, इसमें चाय वाला चाय बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट वही है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर पद, दूसरा पद या द्वितीय पद। हम यहाँ उत्तर पद का मतलब समझेंगे दोस्तों, दूसरा होता है। अपभ्रंश भाषा में उत्तर का मतलब होता है दूसरा या द्वितीय। आपका स्टेटमेंट में जब भी ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपका स्टेटमेंट उत्तर लिखा हुआ या दूसरा लिखा हुआ या द्वितीय लिखा हुआ, आप तो समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग दूसरा पद को प्रधान देंगे। जैसे पीताम्बर, तो पहला शब्द क्या हो गया दोस्तों, पीला, और दूसरा में हो गया अंबर। तो जिसका पीला वस्त्र हो उसको कहते हैं पीताम्बर। तो हम लोग दूसरा पद है अंबर, जो वस्त्र है उसको हम लोग प्रधान दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं। जैसे कमीना मंत्री, तो मंत्री को हम लोग यहाँ प्रधान दे रहे हैं, कमीना उसका विशेषण हो गया। तो हम लोग यहाँ दूसरा पद को प्रधान दे रहे हैं। जैसे नटखट बालक, बालक को हम लोग प्रधान दे रहे हैं, या दूसरा पद को प्रधान मिल रहा है, प्रायोरिटी दे रहे हैं, तब आ रहा है। इसके वजह से नटखट है, उसका विशेषण है। मंत्री है तो कमीना है, बालक है तो नटखट है। आदमी, भला आदमी, तो हम लोग दूसरा पद को प्रधान दे रहे हैं। आदमी कैसा है, भला है, तो आदमी के चलते भला आया, भला आदमी के चलते वो भला है, मतलब भला आदमी है, तो हम लोग दूसरा पद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जिसका पीला हो वस्त्र उसको पीताम्बर कहते हैं। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास में भी आता है दोस्तों। जैसे अर्थात हम तीसरा पद को प्रधान दे रहे हैं, तो जिसका पीला है वस्त्र उसको किसको कहते हैं, विष्णु जी का वस्त्र जो रहता है पीला रहता है। तो ये एक प्रकार से बहुब्रीहि समास में भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा पद को हम लोग प्रधान दे रहे हैं। विशेषण किसका कहते हैं दोस्तों, विशेषण जिसका गुण हो, और विशेष जिसमें, इसमें क्या हो गया दोस्तों, ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। नटखट विशेषण है और बालक विशेष्य है, भला विशेषण है, गुण है। आदमी विशेष्य है, आदमी विशेष्य का विशेषण होता है। ये आदमी का विशेषण है, बालक का विशेषण है, मंत्री का कमीना क्या विशेषण है, अंबर का पीला ये क्या है, विशेषण है। उसी बात है दोस्तों, विशेष और विशेषण। अब चौथा स्टेटमेंट है दोस्तों उपमान और उपमेय वाले शब्द। जैसे में हम उपमान और उपमेय के बारे में हम बतलाना चाहते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग कभी कभी कंपेयर करते हैं, किसी का मुंह को, किसी का सिर को, मतलब चेहरा को चांद से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दोस्तों। किसको करते हैं, चेहरा को चांद से तुलना करते हैं। जैसे चांद कैसा है, गोल है, चेहरा भी गोल रहता है। चांद ठंडी रहता है, शीतल रहता है, और चेहरा भी हम लोग का शीतल ही रहता है, मतलब ठंडा रहता है। इस शरीर में से सबसे ज़्यादा पार्ट जो हमारा है वो शरीर का चेहरा ही है। सिर वाला पार्ट जो है ज़्यादा ठंडा रहता है अन्य पार्ट से, तो इसलिए वो शीतल भी है, सुंदर भी रहता है। तो हम लोग मुंह जो फेस है दोस्तों, उसको हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, चांद से। तो चांद सा रोशन चेहरा जो गाना है ना दोस्तों, चेहरा को किससे कंपेयर करते हैं, चांद से करते हैं। तो हम जिसकी तुलना करते हैं, जिसका तुलना करते हैं उसको कहते हैं उपमेय। मुंह है दोस्तों चंद्रमुख, जैसे चंद्रमुख, तो चांद सा चेहरा, जिसका मुंह है चांद सा जैसा मुंह के, चांद के जैसा मुंह, जैसे चांद और मुंह है दोस्तों। तो यहाँ चांद को हम किससे करें, मुंह को किससे कंपेयर करें, चांद से।
जिससे तुलना की जाए उसको कहते हैं उपमान, और जिसका तुलना की जाए उसको कहते हैं उपमेय। जैसे चंद्रमुख है दोस्तों, तो यहाँ चंद्र क्या हो गया दोस्तों, उपमान हो गया, और ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। देहलता, तो लता के जैसा देह के समान लता होना चाहिए, उसको कहते हैं दोस्तों देहलता। कमल के समान नयन, हम लोग कमल क्या दोस्तों, उपमान हमेशा प्राकृतिक होगा दोस्तों, कि ऐसा रहेगा हमेशा प्राकृतिक होगा। कमल के समान नयन होना चाहिए, तो कमल नयन। और जिन शब्दों के या जिन शब्द का समास विग्रह करेंगे दोस्तों, उसमें हम समान जो जैसा इव रूपी का इस्तेमाल करेंगे तो वह कर्मधारी समास होगा। चौथा पांचवा दोस्तों, गुण गुणी समास भी कहते हैं। जैसे कर्मठ नेता, गुणी जिसका विशेष्य को ही हम गुणी कहते हैं, और गुण विशेषण को कहते हैं। तो नेता कैसा है, कर्मठ है। पुरुष कैसा है, वीर है, तो वीर पुरुष। बदमाश लड़का कैसा है, बदमाश है। अब ईमानदार प्रधानमंत्री कैसा है, ईमानदार है, और हमारा देश का प्रधानमंत्री भी ईमानदार है। लड़का बदमाश लड़का, ये तो आपको दोबारा लिख दिया दोस्तों, कोई बात नहीं। तो लड़का कैसा है, बदमाश है। तो कर्मधारी समास में आप ये 5 तरह से आप पहचान सकते हैं दोस्तों कि कर्मधारी समास का ये 5 स्टेटमेंट है दोस्तों। तो कभी कभी आपसे स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकता है दोस्तों कि कैसा, जैसे उत्तर पद वाला प्रधान हो तो उसमें कौन सा समास आता है, तो कर्मधारी समास भी आता है, द्वंद्व समास भी आता है, तत्पुरुष समास भी आता है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पीताम्बर में आता है दोस्तों, ये बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ अन्य पद की भी प्रधान हो रही है, मगर हम यहाँ वो उसको नहीं ध्यान दे रहे। अभी हम जिसका वस्त्र पीला उसको कहते हैं पीताम्बर, जिसका वस्त्र पीला हो उसको कहते हैं पीताम्बर। तो ये हमारा कर्मधारी समास का 5 स्टेटमेंट है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।